सर आप बोल रहे क्या? आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहा है वो है न्यूक्लियाई, राइट। सो इसमें देखो क्या होता है कि न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड वी नो इट कि कोई भी एक एटम का न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, and this nucleus is proposed by the nucleus by the Chadwick in the year 1932. So हम लोग एक चीज जानता है कि what is the mass number and atomic number. मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर कोई भी एक एटम को हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, व्हाट इज द ए फॉर व्हाट, मास नंबर, एंड जेड फॉर क्या, जेड फॉर होता है एटॉमिक नंबर दैट वी नो। ये हमें जानता है, ये एटॉमिक नंबर हो गया और ये मास नंबर हो गया। सो क्या हो जाता है, ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है हम लोग, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, वी नो इट, द नंबर ऑफ protons in an atom or the number of electrons in a neutral atom, this is atomic number। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी बोलेगा अगर एटम इज इन द न्यूट्रल कंडीशन, अगर न्यूट्रल स्टेज में है। और मास नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, mass number, total number of neutron and proton, that is called a mass number। जानते ही है हम लोग एक्चुअली न्यूक्लियस में क्या क्या पार्टिकल रहते हैं, दैट वी नो। क्या पार्टिकल है वो, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं, तो विच इज कॉल्ड अ मास नंबर। क्लियर एवरीवन, हैज एनी टू बी आस्क्ड? चला जाते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। न्यूक्लियस हम लोग होता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस क्या होता है, द प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियंस, न्यू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स which are present in nuclei, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम लोग कह सकते हैं दिस इज न्यूक्लियंस। एटॉमिक नंबर मैं ऑलरेडी बोल चुका है, मास नंबर भी बोल चुका है। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियंस और मास नंबर। न्यूक्लियंस और मास नंबर का अंदर डिफरेंस है, दोनों ही देखो सम टोटल ऑफ द
न्यूट्रॉन एक्चुअली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लेके जो पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। मैंने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लेके सो मास नंबर होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स के न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स ये होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई लो, उसमें अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठा करके बोलेगा देन वी विल से दिस इज न्यूक्लियॉन्स, राइट? देन न्यूक्लियर मास क्या होता है? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड द न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियड किसको कहता है? न्यूक्लियड इसको कहता है कि इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। न्यूक्लियड उसको ही कहते हैं इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर हो गया ए, एंड इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज ZXA। X is equal to chemical symbol of element and Z is equal to atomic number and A is equal to mass number. Next what we are going to the isotopes। हम लोग isotopes का मतलब any question? सर वो न्यूक्लाइड समझ नहीं आया। कोई पर्टिकुलर एटम का जो न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर लेके जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कहता है न्यूक्लियाइड। मान लो एक्स नंबर, एक्स नाम पे कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर है ए एंड एटॉमिक नंबर है जेड, तो इसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये जो सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। यस सर। नेक्स्ट आइसोटोप। कुड एनीवन से अबाउट द आइसोटोप प्लीज? Same atomic number or different mass number? क्या होता है देखो, मान लो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एक का मास नंबर होता है 35, एक का मास नंबर होता है 37, बट एटॉमिक नंबर क्या होगा? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या होता है कि देखो क्लोरीन जो है, सुनाई दे रहा है? अंतिका सुनाई दे रहा है? सो एटॉमिक नंबर हो गया 17 एंड मास नंबर हो गया 35 और 37। दो हो गया तुम्हारा मास नंबर का। तो दो ढंग का क्लोरीन मिलता है हम लोग का दुनिया पर। एक का मास नंबर होता है 35 और एक का होता है 37। तो दोनों ही लेकिन क्लोरीन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्लाइटली डिफरेंट ड्यू टू चेंजिंग ऑफ देयर मास नंबर, स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज ऑफ एटॉमिक मास में प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। और एक है हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तीनों ही हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर है तुम्हारा, एक का H का एक होता है, तीनों का ही देखो एटॉमिक नंबर सेम है। सो ऊपर में 1 मास नंबर 1, इसमें मास नंबर 2 एंड इसमें मास नंबर 3। दिस इज कॉमन हाइड्रोजन whose name is protium
इसका देखो कॉमन हाइड्रोजन जो है दुनिया में एक ही एलिमेंट है, प्रोटियम मतलब जो कॉमन हाइड्रोजन है which does not have any neutrons। उसका वक्त क्या होता है, उसका एक आइसोटोप है जिसमें एक तो न्यूट्रॉन रहता है, इसका नाम क्या है, could anyone say please? इसका नाम सॉरी ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कहते हैं इसको। और नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ट्राइटियम, दैट इज 1h3, राइट। तो ये हाइड्रोजन का 3 होता है और ये क्लोरीन का हो गया, समझ गए। तो नेक्स्ट गो फॉर द आइसोटोप, समझ गए हम लोग आइसोटोप। आइसोबार क्या होता है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें क्या होता है, एलिमेंट डिफरेंट होता है, आइसोटोप में लेकिन सेम ही एलिमेंट होता है, आइसोबार में वो नहीं होता है। आइसोबार में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट मास नंबर इज कॉमन। फॉर एग्जांपल देखो हीलियम एंड हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर कॉमन हो गया। ये ट्राइटियम के साथ सेम हो गया। फिर देखो क्लोरीन और सल्फर, मास नंबर सेम हो गया बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड द आइसोबार। आइसोटोन्स किसको कहता है, न्यूक्लियाइड हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। जो न्यूक्लियाइड में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं उसको हम लोग आइसोटोन्स कह सकते हैं। जैसे कि देखो क्लोरीन और पोटेशियम, क्लोरीन का जो 37 वाला है, 37 मास नंबर वाला का क्लोरीन, और पोटेशियम जो 39 वाला है, ये दोनों का न्यूट्रॉन सेम होता है। आइसोमर क्या होता है, these are the nuclei with same atomic number and same mass number but existing in the different energy state। न्यूक्लियाई क्या होता है, these are the nuclei, different element का न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर सेम हो गया बट एग्जिस्ट इन द डिफरेंट एनर्जी स्टेट। कोई ग्राउंड स्टेट में है, कोई मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट में है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट में रह सकते हैं। सो डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर अगर होगा अलग अलग न्यूक्लियाई का, हैविंग द डिफरेंट एनर्जी स्टेट, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। नेक्स्ट पार्ट होता है एटॉमिक मास यूनिट। इट इज द 1/12 of the actual mass of carbon 12th atom। वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 atomic mass unit is equal to 1/12 into mass of कार्बन 12th एटम। देखो एक कार्बन 12th एटम का जो मास है 1/12 इंटू मास ऑफ द कार्बन 12th एटम, and that is वैल्यू कितना है 1.99 इंटू 10⁻⁻26। तो दिस वैल्यू 1 AMU मतलब दिस। अभी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है देखो, AMU से कर सकते हैं या फिर 9.11 into 10⁻31। मास ऑफ एन प्रोटॉन, मास ऑफ ए प्रोटॉन क्या होता है MP इज इक्वल टू दिस, न्यूट्रॉन कितना है दिस। सो हाइड्रोजन एटम का मास क्या है देखो, नॉर्मल हाइड्रोजन जो है उसमें न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है,
उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ऐड कर दो 1.0078 AMU, क्योंकि हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड किया है, ये दोनों को ऐड करके देखो 1.0078 होता है। स्पेक्ट्रोमीटर बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एटॉमिक मास को मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुका है। कोई एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में पास कराओगे, देन इट इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इक्वल टू क्या होता है 1.602 जूल, 1.602 into 10 to the minus 19 जूल, right? Any doubt to anybody, please? No, sir. देखो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन है, इसकी याद रखना कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है कि 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब रिलेशन बिटवीन AMU एंड MEV, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इतना कुछ। 1 AMU मतलब 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना लिखने से काफी। देखो हम लोग एक चीज जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। ये हम लोग पहले से क्लास 10 से जान के आ रहा है। मास नंबर जितना ज्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ते रहेगा। अगर ऐसा होगा तो 4/3 पाई r क्यूब प्रोपोर्शनल टू द a, तो 4/3 पाई कांस्टेंट टर्म प्रोपोर्शनल साइन में चला जाएगा। सो देखो r क्यूब प्रोपोर्शनल टू द a ऑलरेडी मैं करके रखा था, r क्यूब प्रोपोर्शनल टू द a, अगर r क्यूब प्रोपोर्शनल टू द a होगा दैट मींस r इज इक्वल टू क्या होगा क्यूब रूट ऑफ a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड व्हिच इज कॉल्ड द a टू द पावर 1/3। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, बताओ। ठीक है सर। सो ये प्रोपोर्शनल साइन जो है इसको इज इक्वल टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, दैट इज r नॉट मान लो। तो r इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3। So radius r of a nucleus is proportional to cube root of its mass number. Radius r जो है of a nucleus is proportional to the cube root of its mass number. So हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है उसका मास नंबर का क्यूब रूट होता है। वो तो इधर से मिल गया, ये लो एक्सप्रेशन है उधर से मिल गया। रेडियस ऑफ द मास, radius of the nucleus that is proportional to the cube root of the mass number.
और आर नॉट इज द कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू डिपेंड करता है प्रोब पार्टिकल्स, मतलब किस टाइप ऑफ पार्टिकल्स के लेके हम लोग काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए आर नॉट होता है 1.22 इंटू 10 टू द पावर -15। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? देखो हम लोग डेंसिटी का मतलब जानते हैं, नॉर्मल डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मास ऑफ द न्यूक्लियस, अगर मास ऑफ द न्यूक्लियस अगर m इंटू ए होगा, m अगर एवरेज मास होगा न्यूक्लियॉन्स का, न्यूक्लियस मतलब जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को हम लोग एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। सो एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियस अगर m होगा तो उसका जितना सेट ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जितना उसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर जितना है इनटू कर दो, क्योंकि हम लोग मास नंबर मतलब क्या जानते हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होता है। तो अगर मास नंबर जितना है उसके साथ एवरेज मास को, ये एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियस को अगर इनटू करोगे तो दैट इज मास ऑफ द न्यूक्लियस हो गया। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। एंड आर मतलब क्या होता है? आर नॉट इज इक्वल टू, वी नो इट, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। सो अगर ये हो जाएगा, सो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, क्योंकि क्यूब जब आ गया तो आर नॉट क्यूब हो गया, ए टू द पावर 1/3 होल क्यूब मतलब ए हो गया और आर नॉट क्यूब हो गया। देखो ऐसा लिख दीजिए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। एनी डाउट प्लीज? कुछ पूछना है? सर वो मास ऑफ न्यूक्लियस को एक बार और बताना। यस सर। न्यूक्लियंस मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ओके। मास नंबर कितना है? मास नंबर मतलब क्या है? एक एटम का मास नंबर मतलब क्या है, या फिर एलिमेंट का मास नंबर मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, राइट? तो मास, अगर एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियंस का मास अगर m पकड़ेगा हम लोग, न्यूक्लियस मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, उसका अगर एवरेज मास हम लोग m पकड़ेगा तो उसके साथ तुमको अगर मास नंबर इनटू करोगे देन यू विल गेट द मास ऑफ द न्यूक्लियस। टोटल जितना सेट है। सर ये हाँ बताओ। फॉर्मूला है ना? हाँ हाँ डेफिनेटली। हाँ सर। ठीक है, तो देखो दिस इज द वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम अगर हो जाएगा सो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा? मास ऑफ द न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। सो एम ए हो गया और इसमें 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए कैंसल्ड, 4/3 इंटू उल्टा हो जाने से 3/4 हो जाता है, तो 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर मास ऑफ द न्यूक्लियस को सर डायरेक्ट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करने से क्या होना था? वही तो सेम होना था ना सर? वो तो नंबर है, नंबर है ना वो, प्रोटॉन उन्हें प्लस न्यूट्रॉन जो तो नंबर है। और तुम प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अगर तुम्हारा पास है तो कर सकते हैं, क्यों नहीं
कर सकते हैं। टोटल प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास तुम्हारा पास है, अगर 90 प्रोटॉन्स होगा तो 90 का इंटू करो, 90 प्रोटॉन्स इंटू मान लो प्रोटॉन्स का मास है p, 90 इंटू p होगा। फिर न्यूट्रॉन का मास तो मान लो n, तो मान लो 80 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, सो 80 इंटू n, देन उनको ऐड करो। तो उससे बेटर है ना कि तुमको बोल ही दिया कि एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियस का दिस m। सो मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है कि उसका मास नंबर का साथ न्यूक्लियस का इंटू करने से हो जाएगा। Yes. सो इसमें जो हो जाता है कि देखो डेंसिटी हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर डेंसिटी हम लोग किसको कहते हैं? तो न्यूक्लियर डेंसिटी के साथ एक चीज हम लोग जान गया कि एक न्यूक्लियर डेंसिटी, देखो कोई न्यूक्लियस का कितना मास नंबर है, कोई एटम का या फिर कोई एलिमेंट का मास नंबर क्या है, उसका ऊपर डिपेंड नहीं करता है न्यूक्लियर डेंसिटी। एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियर डेंसिटी देखो उसमें ए का एग्जिस्टेंस नहीं है, कट गया। इसमें ए का एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट्स व्हाई यू कैन से न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। Right? Any doubt please? So हम लोग अगर एवरेज तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, अगर मास ऑफ द न्यूक्लियस m लगाया, r नॉट का वैल्यू अगर हम लोग ले लिया, सो दैट मीन्स क्या हो जाता है, देखो 3 इंटू एम मतलब क्या हो गया 1.67 इंटू 10⁻27, 4 इंटू पाई मतलब 3.142, एंड देन आर नॉट क्यूब मतलब हो गया आर नॉट होल क्यूब। कैलकुलेशन करने से ये निकल गया। बोलो समझ में आ रहा है? Yes. Sir. Yes, sir. So नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं कि आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये दिखाया था, E इज इक्वल टू mc² हो सकता है। सो और ये भी बताया था, तो ये हम लोग मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बात है कि ये आइंस्टाइन ने दिखाया था, मास ऑफ अ पार्टिकल मेजर्ड इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ के आया, कोई बॉडी का मास बढ़ता है अगर वो मूव करता है। यार साइक्लोट्रॉन पढ़ने का समय में पढ़ा था, साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन में था, राइट साइड ऑफ द बुक था, राइट साइड ऑफ द पेज तो खुलेगा, राइट साइड में नीचे में था कि जब कोई पार्टिकल को मूव करोगे उसका मास इंक्रीज होता है। तो इसलिए बोल रहा है कि कोई पार्टिकल का मास जो है, हम एज्यूम कर लिया एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें क्या होता है,
उसका जो मास कोई हम समझ गए, कोई एक पोजीशन में कोई पार्टिकल रेस्ट में है बोल के हम एज्यूम कर लिया, तो उसका रेस्ट मास होता है कि एम नॉट, हमने एज्यूम किया है, उसका रेस्ट मास क्या हो गया, एम नॉट हो गया। सो नंबर वन रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, एम नॉट सी स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी टी, काइनेटिक एनर्जी टी होगा। सो टोटल मास एनर्जी इक्विवेलेंस में क्या होता है, E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टी हो जाता है। और देखो लिखा हुआ है कि मास ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर व्हेन इट इज इन मोशन एंड देन व्हेन इट इज रेस्ट। तो मैं तुमको अभी थोड़ा देर पहले ही बोल रहा था कि कोई भी बॉडी का मास बढ़ जाता है अगर वो मोशन में रहता है, तो उसका मास ग्रेटर होता है। So laws of conservation of the mass energy, laws of conservation mass energy क्या था, sum of the mass energy of a system of the particle is same before and after their interaction। हम लोग पहले पढ़ता था mass, laws of conservation of mass is neither be changed nor be neither be created nor be destroyed। एनर्जी का भी लॉस ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा है, सेम केस। एक्चुअली बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, सम अमाउंट ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, लॉस ऑफ कंजर्वेशन अभी क्या कर दिया कि कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी को इकट्ठा करके पढ़ा रहा है। लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी स्टेट्स दैट द सम ऑफ द मास एनर्जी of a system of particles is the same before and after their interaction। लेकिन before and after their interaction loss of mass energy same होगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि मास डिफेक्ट। एनी क्वेश्चन? Difference between the rest mass of a nucleus and the sum of the rest masses of its constituent nucleus is called the mass defect। मतलब rest mass of the nucleus and the sum of the rest masses of its constituent nucleus, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। दिखा रहा हूं मैं, देखो कोई बॉडी मान लो जिसमें कंसीडर करते एक न्यूक्लियाइड्स है एक्स जेड एक्स ए, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, न्यूट्रॉन्स क्या होगा ए माइनस जेड, तो इसका मास डिफेक्ट कितना होगा, डेल एम होगा मास डिफेक्ट, दैट इज इक्वल टू क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है, एक न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं, एक न्यूक्लियस में क्या क्या चीज रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। मान लो एक न्यूक्लियस में Z मतलब एटॉमिक नंबर, तो मान लो एक प्रोटॉन का मास है m सफिक्स p, तो उसका प्रोटॉन का मास कितना होगा, प्रोटॉन का टोटल मास कितना होगा, दिस ZMP, राइट। एक प्रोटॉन का मास अगर m सफिक्स p होगा तो Z नंबर प्रोटॉन्स का कितना होगा, ZM सफिक्स p होगा, प्लस
एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितना रहते हैं? तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करोगे। मास नंबर मतलब जिसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स रहते हैं, और Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दैट मीन्स कितना हो गया, ये PP कैंसल्ड आउट, दैट मीन्स ये न्यूट्रॉन हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग जानता है कि अगर मैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करूंगा, अगर मैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करूंगा, आई विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इज नॉट इट? Yes, sir. अगर ये हो जाएगा दैट मीन्स एक न्यूक्लियस में देखो बोला डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। तो क्या कर दिया मैं तो इसमें देखो Z, तो कितना नंबर एक न्यूट्रॉन है तब तो एक न्यूक्लियस में, A माइनस Z इंटू Mn होता है। दिखाई दे रहा है ये पार्ट? ये हो गया, और जस्ट मिनट होल्ड कर दो। प्लीज होल्ड। हाँ, देखो क्या होता है, हम लोग, मैं ऑलरेडी बोल चुका है, जब कोई पार्टिकल्स रेस्ट में रहता है उसका मास क्या होता है, जो होता है कोई पार्टिकल जब मोशन में रहता है उसका मास इंक्रीज कर जाता है, ये मैं बताया था। और ये भी दिखाई देता है कि द सम ऑफ द मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जब वो फ्री स्टेट में रहता है तो उसका तुम्हारा जो मास होता है, जब वो न्यूक्लियस स्टेबल कंडीशन में है, फ्री स्टेट में नहीं है, एक ही जगह में रुका हुआ है, उसका मास कमती होता है। हम लोग बोर्ड में आते हैं इसको और भी क्लैरिटी लाने के लिए। मास डिफेक्ट क्या पढ़ रहा था कि मास डिफेक्ट पढ़ रहा था हम, तो मास डिफेक्ट जो पढ़ने जा रहा है उसमें देखो एक एटम में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं एंड प्रोटॉन्स कितना रहता है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स रहते हैं एंड A माइनस Z नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया? है कि नहीं? Yes, sir. sir. एक प्रोटॉन का मास हम लोग लिख सकता है m सफिक्स p। एक न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा, m सफिक्स n होगा। तो अब बताओ ये दोनों जब फ्री स्टेट में है जब मूव कर रहा है तब उसका मास कितना होगा,
Zm suffix p plus a minus z m suffix n, ये हो गया मास ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन इट इज इन द फ्री स्टेट, व्हेन इट इज इन द फ्री स्टेट। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसका साथ हम लोग का माइनस करेगा, माइनस करके उसका जो रेस्ट मास है, अब मान लो कोई एक न्यूक्लियस स्टेबल कंडीशन में है, मूव नहीं कर रहा है, फ्री स्टेट में नहीं है, मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह में स्टेबल है, तब उसका रेस्ट मास कितना होगा? रेस्ट मास को हम लोग डिनोट करता है m सफिक्स b से। किससे डिनोट करता है? m सफिक्स b। तो दिस इज द मास डिफेक्ट व्हेन द न्यूक्लियस आर इन द फ्री स्टेट, तो उसका जो मास है माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये दोनों डिफरेंट होता है, ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। क्यों? ये दोनों तो सेम ही चीज है, mb मतलब भी तो टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, और ये भी तो वही दिखा रहा है हम, तो क्यों डिफरेंस निकलेगा? कुड एनीवन से प्लीज? है कि नहीं? mb न्यूक्लियस मतलब कि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं रहते हैं, और तो कोई नहीं रहता है। सर एक रेस्ट में है और एक मोशन। वेरी गुड, एक रेस्ट में है और एक मोशन में है। तो मोशन में क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो ये दोनों का जो माइनस है वो हो जाता है तुम्हारा मास डिफेक्ट। तो इसीलिए बोला है डिफरेंस बिटवीन रेस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट masses ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। क्लियर एवरीवन? Has any issue to be asked, please? नेक्स्ट पार्ट हम लोग जाते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज द वैल्यू? पैकिंग फ्रैक्शन का ये जो पार्ट है किसको कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन? चलो देख लेते हैं हम लोग। देखो मास डिफेक्ट जो है उसको हम लोग डिनोट करता है डेल एम से, डेल एम, दैट इज मैक्स मास डिफेक्ट, इससे डिनोट करता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल एम, मतलब मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस बाई क्या होता है, मास नंबर, राइट? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू डेल एम बाई ए, मतलब मास डिफेक्ट बाई मास नंबर। ठीक है, मास डिफेक्ट और पैकिंग फ्रैक्शन क्लियर है तुम लोगों? यस कोई सर। कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा? बोलो। Yes, sir. सो अब जाते हैं हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तुम लोग जानते हैं एटम बॉम्ब क्या होता है? या फिर एटॉमिक एनर्जी को कैसे यूज करते हैं मालूम है? एनीबॉडी कुड से? हाँ बोलो, क्या बोल रहा था? सर हम प्रिया। हाँ बोलो बोलो। सर अभी आप क्या बोल
मैं ये बोल रहा था कि एटम बम होता क्या है, या फिर हम लोग जो एटॉमिक पावर को यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी या प्रोडक्शन के लिए, वो होता क्या चीज है, कहां से मिलता है? अयंती का कुछ बोल रहा था, लग रहा है। न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर रिएक्शन से। रिएक्शन कैसे होता है? तो ब्लास्ट ब्लास्ट करके होता होगा। फिशन फिशन फिशन, हाँ। हाँ हाँ, फिशन मतलब दो दो एलिमेंट को मिलाने का। दो एलिमेंट मिलाने का, उसको तो फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन, ओ ओ ओ सर, फिशन वो दो दो एलिमेंट को सेपरेट करने का। दो एलिमेंट को नहीं। एक एटम में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये दोनों पार्टिकल्स को अगर अलग करोगे, दिस विच इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एक दूसरे को इतना पावरफुली चिपक के रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों को अगर अलग करने जाओगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाता है, ह्यूज अमाउंट। ये तुम्हारा 10 टू द पावर, सॉरी, मतलब 1/10 सेकेंड पर 1/10 सेकेंड ऐसा कुछ है, 10 टू द पावर, हाँ 1/10 नहीं है, 10 टू द पावर -2 सेकेंड, मतलब 100 सेकेंड पर कोई एक एरिया में 10 टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है। सोच सकते हैं 10 टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है जैसे पानी बॉइलिंग शुरू होता है, और इट इज 10 टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस। सो क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस into its constituents protons or neutrons to separate them to such a large distance that they may not interact with each other. न्यूक्लियस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये लोग को टूटाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, सिर्फ टूटाना नहीं है, टूटा के ये लोग को इतना डिस्टेंस में लेके जाना है, सो दैट क्या होता है, फिर एक दूसरे का साथ वो लोग अटैच होकर फिर न्यूक्लियस ना बन सके। दोनों को अटैच से डिटैच करोगे, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को डिटैच करोगे, एज वेल एज उसको इतना लार्ज डिस्टेंस में लेके चले जाओगे सो दैट दे कैन नॉट इंटरेक्ट ईच अदर, दे कांट इंटरेक्ट ईच अदर, राइट? तो सो ये करने के लिए कोई एक न्यूक्लियस को इस ढंग का तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इस लेवल का एनर्जी चाहिए, तो हर एक न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होता है बाइंडिंग एनर्जी, डेफिनेटली ये सबके लिए सेम नहीं होता है, राइट और नॉट? तो अभी हम लोग यस सर। अभी हम लोग उसके बाद एक्सप्रेशन तो पड़ेगा। देखो बाइंडिंग एनर्जी को डिनोट करता है डेल ईबी इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो फिर देखो एक्सप्रेशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी लेके काम करेगा। न्यूक्लियस बेसिकली जेड एक्स ए, हम लोग न्यूक्लियाइड ऐसे लिखते हैं हम लोग, जेड प्रोटॉन्स रहते हैं एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स रहते हैं, राइट? सो हम लोग मास डिफेक्ट क्या लिखते हैं?
मास डिफेक्ट क्या लिखते हैं देखो, इसमें एक्चुअली ना एक चीज हम गलत बोला था, उसको करेक्ट कर लेना। ये वाला जो पार्ट है इसको एम बी नहीं होता है, ये होता है, इतना गंदा से लिखा हुआ है, इसको कहता है एम एन। ये एम एन मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस। एम ये हो गया स्मॉल एन, तुम्हारा किताब में को फ्रेशली दिया हुआ है। स्मॉल एन मतलब मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स, और एम कैपिटल एन मतलब होता है दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस एट इट्स रेस्ट स्टेज। याद रहेगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस एट इट्स रेस्ट स्टेज। जब एम सफिक्स कैपिटल एन होता है, जब एम सफिक्स स्मॉल एन होगा दैट मींस दिस इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या होता है देखो, मास डिफेक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया था, इसको भी मैं करेक्ट कर देते हैं, है कि नहीं। हाँ ये वाला जो है ये बी नहीं है, करेक्ट कर लो, अगर तुम लोग लिखा था कॉपी में तो उसको करेक्ट कर लेना, ये बी नहीं है, ये एन होना चाहिए था। कैपिटल एन मतलब क्या होता है, कैपिटल एन मतलब ये होता है रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इसका क्या होता है, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, और एमपी मतलब तुम लोग जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। क्लियर है, लिख लेना, अगर नोट नोट किया था पहले तो अभी लिख लेना। तो चलो हम लोग जाते हैं इसमें। तो एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, क्या होता है देखो, इसमें जो मास डिफेक्ट जो है डेल एम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं दैट इज अ मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट कितना होता है, जब फ्री स्टेट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका मास माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस एट द स्टेशनरी कंडीशन। तो ये हो गया डेल एम। देखो जो बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला दिया हुआ है सॉरी, डेल ई बी इज डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो मैं डेल एम तो मेरा पास था ही, इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज समझ गए ये फॉर्मूला, डेल ई बी इज डेल एम इंटू सी स्क्वायर। ये तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था, ई इज टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, जो आइंस्टाइन ने लिखा था। सो ये वाला जो पार्ट है, अब क्या करेगा हम लोग, आ जाओ इधर। डेल ईबी जो है वो डेल ईबी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे करके देखो, डेल ईबी इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस के साथ क्या फोर्स में रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो दे हैव द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ देयर ओन, उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ऑफ देयर ओन का। अब देखो पहला वाला जो इक्वेशंस था वो इक्वेशंस को हम इस ढंग का लिख सकते हैं, क्या होता है देखो क्या लिखा था हम लोग, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम सफिक्स एन, और क्या होता है माइनस एम एन। तो माइनस एम एन जो है, जो कि मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है, उसको हम लोग किसके लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं,
जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। रुको, देखो क्या होता है, हम लोग इतना तो समझ में आ गया था कि डेल ई बी इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, या फिर डेल एम का फंडा समझ में आ गया था? यस और नो? यस यस सर। अभी हम लोग क्या करेगा, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहते हैं? ऑर्बिट पे। सो ऑर्बिट में जब रहते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटॉन, उसमें जो प्रोटॉन्स जो होता है, प्रोटॉन का साथ तो रिलेशन नहीं है, मतलब सर लोग हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो, सर बोलो। हाँ सर, वो इक्वेशन 3 हमको समझ में नहीं आया है। मैं वही समझा रहा है, सुनो, मैं उसको ही समझा रहा है, इक्वेशन 3 को ही समझा रहा है मैं। इक्वेशन 2 तक क्लियर है तुम्हारा? 1 एंड 2 क्लियर है? प्रिया 1 एंड 2 क्लियर है? इक्वेशन 3 देखो क्या होता है, इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें यह जो बाइंडिंग एनर्जी जो है, इसमें इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का साथ जो बाउंड होता है थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेकिन अलग से प्रोटॉन का साथ जुड़ के नहीं बैठता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन का साथ जुड़ के नहीं बैठता है। इसका इक्वेशन कंप्लीटली डिफरेंट विद द इक्वेशन 2। इसका इक्वेशन जो है इट इज कंप्लीटली डिफरेंट विद द इक्वेशन 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का केस अलग होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का केस कंप्लीटली अलग होता है। बाइंडिंग एनर्जी उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को ऐसे चिपक के रखते हैं, वो दोनों को वो दोनों का क्या करता है, अलग करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। और उसको अलग करके और इतना दूर में लेके जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अगर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अलग करना काफी इजी है with compared to the binding energy of the nucleons। न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, उसका कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग करना बहुत आसान है। हम बोल सकते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी जीरो कह सकते हैं, नेग्लिजिबल कह सकते हैं विथ कंपेयर टू द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अच्छा समझो कि कोई भी एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग करने की जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलना क्या बड़ा बात है? सर आप हमको कॉल करिए ना, हम कॉल पे पढ़ लेगा, सुनाई नहीं दे रहे कुछ भी और डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं। ओके ओके, किताब है देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्या होता है कि हम जो बाइंडिंग एनर्जी लेके काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी रहते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को अलग करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन्स का एटम का बाहर निकलने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। Yes or no? यस सर।
सो उसका इक्वेशन कंप्लीटली डिफरेंट होगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का पास में एक इलेक्ट्रॉन को अलग करना, इट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का रेस्पेक्ट पे इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो नेग्लिजिबल होता है, यू कैन से Yes, इट sir. इज ऑलमोस्ट जीरो ही है बोलने से। तो दैट्स व्हाई क्या होता है देखो कि इसीलिए डेल ईबी ऑफ एनर्जी, डेल ईबी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इक्वेशन जो होता है दैट इज m सफिक्स n, m सफिक्स n मतलब क्या है, m सफिक्स n मतलब होता है कि हम लोग n मतलब क्या जानता है, न्यूक्लियस का जो मास, न्यूक्लियस का जो मास एट द रेस्ट कंडीशन हम लोग जानते हैं, ZME जो ZME मतलब क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ME मतलब क्या होगा, मास ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन्स, एंड Z मतलब क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो m सफिक्स n प्लस ZME माइनस m, इसमें जो ZXA जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इज द एटॉमिक मास। ये इक्वेशन दिया गया था फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टूड, इक्वेशन 3 टू एवरीवन। नो सर, मैंने समझ नहीं आता। ये देखो ये इक्वेशन 2 का साथ इक्वेशन 3 का कोई रिलेशन नहीं है, प्रिया देखो ये इक्वेशन 2 का साथ इक्वेशन 3 का कोई रिलेशन नहीं है। इक्वेशन 2 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इक्वेशन 2 जो है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इक्वेशन 3 जो है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। तुम्हारा जो प्रॉब्लम हो रहा है तुम 2 का साथ 3 को रिलेट करने जा रहा है, बट इट इज नॉट, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हेवी अमाउंट होता है फॉर न्यूक्लियस, वरस इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी वेरी नेग्लिजिबल होता है। दैट इज द लॉजिक। सो अभी क्या हो गया, अब ठीक है एवरीवन का, किसी का कोई तकलीफ है बताओ, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज। सर 3 को और एक बार बोलिए ना। हाँ बोलते हैं को, इक्वेशन 3 में अगेन आई एम टेलिंग कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए उससे काफी ज्यादा चाहिए एक न्यूक्लियस को निकालने के लिए, एक न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए, यस और नो। यस सर। सो दैट्स व्हाई दोनों का इक्वेशन का सिमिलरिटी नहीं होना चाहिए। हम अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सिमिलर करने जा रहे हैं तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, उसका इक्वेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। और इसका क्या होता है, इसका अलग होता है बाइंडिंग एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, इसका मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फॉर्मूला है m सफिक्स n, मतलब m सफिक्स n क्या होता है, दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस ZME, ZME मतलब क्या है, मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक Me को मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, Me मतलब वन मास, वन इलेक्ट्रॉन का मास है Me, ZME मतलब क्या होता है, Z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हैं। तो m सफिक्स n प्लस ZME ब्रैकेट क्लोज माइनस क्या होता है, m zx से जो लिखा हुआ है दैट इज द एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। तो ये इक्वेशन होगी इक्वेशन 3। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है,
आंटी का कुछ प्रॉब्लम था? सो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल ई बी सफिक्स ई। तो अब देखो क्या हो जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इट इज जीरो पकड़ सकता है विथ रेस्पेक्ट टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियॉन्स। तो इसलिए मैं क्या कर दिया डेली बी, देखो इसमें जो किताब में है डेली बी सफिक्स ई जो है इट इज इक्वल टू जीरो। सो ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है एम एन प्लस जेड एम ई माइनस एम जेड एक्स ए जो दिया हुआ है सी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो सी स्क्वायर को दूसरा साइड में लेके चला जाओ तो इधर क्या रह जाएगा एम सफिक्स एन प्लस जेड एम ई माइनस एम जेड एक्स ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एम सफिक्स एन मतलब क्या होगा, साइड चेंज कर लो, माइनस एम जो था उसको साइड चेंज करने से प्लस एम जेड एक्स ए हो गया, फिर प्लस जेड एम ई था वो चेंज करके क्या हो गया माइनस जेड एम ई हो गया। एम सफिक्स से मिल गया हम, एम सफिक्स एन जो है उसका वैल्यू एक मिला है। एम सफिक्स एन मतलब क्या होता है रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। एनी डाउट? तुम लोग को किसी का डाउट है कुछ बताओ? नो सर। तो ये जो रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है ये वैल्यू तो सबके लिए सेम होगा ना, रेस्ट मास है ना, न्यूक्लियस जब रेस्ट में रहता है तब उसका मास है। अभी ये एम सफिक्स एन जो है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 में जाके देखो उसमें एक एम सफिक्स एन था, ये वाला जो दिख रहा है इक्वेशन 2 में, दिस इज इक्वेशन 2। इसमें देखो एम सफिक्स एन था, वो एम सफिक्स एन का जगह में मैं ये वैल्यू को पुट कर दिया जो अभी निकला था, पुट कर दो उसको। तो माइनस एम सफिक्स एन था तो इसमें क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा सबका, प्लस एम जेड एक्स जो है वो हो जाएगा माइनस, फिर माइनस जेड एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस। अंडरस्टूड एवरीवन? सो देखो इसमें जेड एम पी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म देखो जेड एम पी प्लस जेड एम ई, ये दोनों का अगर कॉमन लेगा जेड तो क्या बन जाता है एम पी प्लस एम ई। रेस्ट पड़ा क्या हुआ है ए माइनस जेड एम एन, और इसमें क्या है देखो कि प्लस ए माइनस जेड एम सफिक्स एन और माइनस एम जेड एक्स है उसको लिखा हुआ है और सी स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वेशन 4। एंड वी नो मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यस और नो? सो हम लोग लिख सकते हैं इसको देखो कि एम एच जो है उसको हम लोग मास ऑफ द जो जेड एम पी प्लस एम ई दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 4 में, उसमें देखो एम पी प्लस एम ई को हम लोग एम एच लिख सकते हैं। यस और नो बोलो, तुम लोग बताओ। सर एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। So if we go for the binding energy per nucleon, binding energy per nucleon मतलब क्या करेगा हम? If we go for the binding energy per nucleon, you will see equation number 6, उसमें देखो लिखा हुआ है डेल ई बी एन, डेल ई सफिक्स बी एन मतलब क्या होता है पर न्यूक्लियन में बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा। डेफिनेटली बात है, इट इज सिंपल बात है, क्या होता है कि बाई मास नंबर कर दो, सिंपल बात है। इफ वी वांट टू गेट द पर न्यूक्लियन में मतलब एक ठो न्यूट्रॉन और एक ठो प्रोटॉन का इकट्ठा होकर इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में अगर बाइंडिंग एनर्जी हम निकालना चाहते हैं तो इट विल बी व्हाट बाई मास नंबर कर दो। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस।
और जिसको ऑब्टेन्ड होता है बाय डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस बाय द मास नंबर, मास नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को अलग करने जाएगा, सो उसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को अलग करने जाएगा, तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी कितना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पार्ट न्यूक्लियन कितना है वो निकल गया। तो इतना फोर्स चाहिए जिसमें क्या होता है एक न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को हम लोग अलग कर सकते हैं। बोलो क्लियर है कंसेप्ट? एनी डाउट फ्रॉम एनीबॉडी प्लीज? नो सर। सर समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताओ, कौन कहां से समझ में नहीं आया बताओ। सर जो अभी थोड़ी देर पहले भी आप बोला था ना, कुछ थोड़ा अनक्लियर था। तुम्हारा क्या बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन समझ में नहीं आया कि उसका पहले? नहीं सर, ये पर न्यूक्लियर मतलब ये होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन की डेल ईबी मतलब क्या है, डेल ईबी मतलब बाइंडिंग एनर्जी, ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पूरा न्यूक्लियस का। तो पूरा न्यूक्लियस में तो एक सेट ऑफ, कौन गायब हो गया? बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियस का तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये तो पूरा न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, वन सेट ऑफ न्यूक्लियस, वन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, वन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन मिलके वन न्यूक्लियन होता है। तो पूरा न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी है डेल ईबी, पूरा न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी है डेल ईबी। अगर तुम बोलना चाहते हैं कि पार न्यूक्लियर में कितना बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, मतलब एक ठो न्यूट्रॉन और एक ठो प्रोटॉन को अलग करने के लिए कितना बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, सिंपली उसका नीचे मास नंबर को डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन। बोलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है सर। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इधर एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व दिया हुआ है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये जाएगा, ये चैप्टर का क्वेश्चन ये 2 पेज से ही आता है मैक्सिमम, पेज नंबर 13.8, 13.9 एज वेल एज 13.10, ये 3 पेज से क्वेश्चन आता है। मान 99% चांस है ये 3 पेज से क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर चैप्टर का। ठीक है, बी केयरफुल। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो होता है द वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, nucleus of a nucleon of a nucleus gives a measure of the stability of the nucleus। बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हम लोग क्या मिलता है, उसमें वैल्यू तो शो करता है, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन पे बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, उसका वैल्यू कितना है, मतलब एक हम अगर मान लो एक न्यूक्लियस में मान लो 10 न्यूट्रॉन और 12 प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं, तो मैं एक न्यूट्रॉन्स और एक प्रोटॉन को तोड़ने के लिए कितना बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, वो वैल्यू से हम लोग पता चलता है कि ये न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व देख के हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, वो पता चल जाता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। सो अभी क्या करेगा, देखो फर्स्ट थिंग ये कर्व देखो, ये कर्व देख के हम बताते रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व रिवील देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखो। नंबर 1 ये फीचर्स होता है कि एक्सेप्ट सम न्यूक्लियर लाइक हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, फर्स्ट पॉइंट जो है उसे बोल रहा है कि हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन
lie on the near smooth curve. देखो कि हीलियम, कार्बन, हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, माने ये तीन जो न्यूक्लियस है, ये तीन न्यूक्लियस को अगर तुम छोड़ेगा, इसको छोड़ने से बाकी देखो एक स्मूथ कर्व बनता है। तो मान लो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से ये तीनों को गायब कर दो, नहीं है तो एक स्मूथ कर्व मिलेगा कि नहीं? यस सर। प्रिया समझ में आ रहा है? हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन का हम लोग अगर गायब करेगा तो हम लोग मिल सकता है कि इसमें स्मूथ सब कर्व मिल सकता है। नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी is small for light nuclei like hydrogen. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is small for light nuclei, जिसका देखो जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी is 2, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन is too small. ग्राफ से पता चलता है, yes or no? ओके, देन तो इसमें क्या होता है, ये दोनों, ये बाइंडिंग एनर्जी इसका जो कमती है तो इसको फ्यूजन और फिशन करना आसान होगा, क्योंकि इसको बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, तो बाइंड करने के लिए तो तुम्हारा आसान होता है, ज्वाइन करा देगा हम। मैंने आसान मतलब फिर भी हेवी एनर्जी चाहिए, मैंने बाकी विथ कंपैरिजन टू द बाकी न्यूक्लियाई, रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस से इसको बाइंड करना मुश्किल आसान होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से क्या क्या फीचर्स हम लोग मिल सकता है वो उसका बारे में मैं बताया। देखो फर्स्ट पॉइंट मैं क्या बोला था कि हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन अलावा बाकी जो न्यूक्लियस है उसको लेकिन स्मूथ कर्व का अंडर में आ सकता है, एक्सेप्ट हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन। हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन को बाइंडिंग एनर्जी कर्व से गायब कर दो, वैनिश कर दो, तो देखो एक स्मूथ कर्व शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी देखो H, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18, तो मान लो H, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को भी पूरा गायब कर दो तो एक स्मूथ कर्व आता है। उसके बाद सल्फर, आयरन चला जाता है। हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन को अगर तुम गायब करोगे, देखो एक स्मूथ कर्व शो कर रहा है। इमेजिन करो हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन नहीं है तो हाँ, तो स्मूथ कर्व आएगा ना। हाइड्रोजन से लिथियम कनेक्ट करोगे, लिथियम से सल्फर कनेक्ट करोगे, उसके बाद आयरन कनेक्ट करोगे, ऐसा करके करोगे। बाकी लोग तुम लोग समझ गए, स्मूथ कर्व मिल सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट है कि इसमें देखा जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल फॉर द लाइट न्यूक्लियाई, माने न्यूक्लियस इज स्मॉल फॉर द लाइट न्यूक्लियाई लाइक 1H1 and 1H2 and 1H3, मतलब हाइड्रोजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी स्मॉल, सो इसको फ्यूजन करना आसान होता है। दोनों हाइड्रोजन लेके जोड़ दो, बहुत आसानी से जोड़ेगा, माने इन कंपैरिजन विथ रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? मास नंबर रेंज 2 to 20, दे आर वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मास नंबर जो रेंज है कि 2 to 20, इसका देखो वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा हो सकता है। द मैक्सिमा में दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा जो अभी आप बोल रहे जो नेक्स्ट पेज में है, मैं ग्राफ को चेंज नहीं किया, मैं नेक्स्ट पेज से पढ़ रहा है, ठीक है। मास नंबर रेंज 2 to 20, 2 से 20 का अंदर में, 2 से 20 का अंदर में मास नंबर क्या होता है? उसका वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो मैक्सिमा ऑकर फॉर
हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखो हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का मैक्सिमा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन का भी देखो, तुम अगर ऑक्सीजन को लेगा तो उसे पता चलेगा कि देखो ऑक्सीजन का एक 16 है, एक 18 है बाइंडिंग एनर्जी। ऑक्सीजन का दोनों आइसोटोप इसमें शो कर रहे हैं। ऊपर में देखो 16 है मास नंबर, नीचे देखो 18 है मास नंबर। तो मैक्सिमम और मिनिमम सिमिलरली हीलियम का इतना क्लैरिटी नहीं दिया इसमें, बट हीलियम, कार्बन मतलब 2 से 20 तक इसका सब कोई भी एलिमेंट का तुम्हारा मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी कितना हो सकता है और मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है वो क्लियर्ड है। इसका अप्स एंड डाउन तो रहते ही है। देखो हाइड्रोजन का भी देखो, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो जिसका मास नंबर 2 है और जिसका मास नंबर 3 है। इट इज क्लियरली डिफाइंड, ग्राफ में शो कर रहा है। सो 2 to 20 होता है कि इसका वेल डिफाइंड होता है ऑन द कर्व। एंड क्या होता है, द मैक्सिमम ऑफ हीलियम, हीलियम का जो मैक्सिमम जो बाइंडिंग एनर्जी है, कार्बन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये का बाइंडिंग एनर्जी जो है, और ऑक्सीजन का जो है, इट इंडिकेट्स व्हाट। क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन घुसा देते हैं इसमें। जो हाई बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये हाई बाइंडिंग एनर्जी क्या इंडिकेट करता है? इसका इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी। बाकी नेबरिंग से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। तुम देखो नाइट्रोजन से कार्बन का, नाइट्रोजन होता है कार्बन का नेबरिंग, ठीक है। तो कार्बन का बाइंडिंग एनर्जी हाई, सो कार्बन का स्टेबिलिटी देन नाइट्रोजन ज्यादा होगा। सो और ये मैक्सिमा का वजह से क्या होता है, लिथियम, बोरोन और नाइट्रोजन, इसका स्टेबिलिटी होता है माने द मिनिमा ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द लो स्टेबिलिटी, जो कि लिथियम, नाइट्रोजन और बोरोन, इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, लो होता है इन कंपैरिजन विद द हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि देखो पूरा ऊपर में है, इसका डॉट जो है वो नॉर्मल लेवल का ऊपर में है, तो ऊपर में है बोल के इसका बाइंडिंग एनर्जी हाई। अंडरस्टूड? सो अभी देखो कर्व हैज ए ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज टू 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो 8.52 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उधर जाके मैक्सिमम हो जाता है कर्व, देखा है। ये जो तुम्हारा आयरन है देखो इसमें मैक्सिमम शो कर रहा है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये शो कर रहा है ग्राफ से। और इसका आयरन का है तुम्हारा 8.8 शो कर रहा है, मैक्सिमम क्लोज टू द वैल्यू 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। मास नंबर रेंज फ्रॉम द 40 टू 120, मास नंबर रेंज फ्रॉम द 40 टू 120, मतलब मास नंबर रेंज जिसका देखो 40 टू 120 है, 40 टू 120 जो है उसका वैल्यू 8.52 का नियरेस्ट होता है। 40 कहां पर है, ये आयरन का पहले, और 120 कहां पर है, देखो आयोडीन का सामने, आयोडीन का पहले। तो इधर से जो मिलियन इलेक्ट्रॉन, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, इसका वैल्यू देखो नियरेस्ट टू 8.52 मान सकता है ये वैल्यू ग्राफ देख के। आयोडीन का पहले जो है, और 40 मतलब क्या होता है, सल्फर से ज्यादा, और 120 क्या होता है, आयोडीन से कम, राइट। देखो मास नंबर शो कर रहे थे उसमें। तो इस लेवल का जो मास नंबर है, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है
वो बाइंडिंग एनर्जी कितना है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्लोज होता है। फॉर एग्जांपल आयरन का कितना है देखो 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। अभी देखो हम लोग इतना तक ये जो देख रहा था आयरन तक जो जा रहा है तो देखा है कि बाइंडिंग एनर्जी जितना बढ़ रहा है उसका स्टेबिलिटी बढ़ते रहते हैं। जैसे आयरन देखो इट इज द मोस्ट स्टेबल इन न्यूक्लियाई, मोस्ट नहीं मतलब आयरन का बाद जो है वो ये लेवल में दिख रहा है कि जितना बाइंडिंग एनर्जी होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही हैवी है। लेकिन बात एक होता है कि देखो एज द मास नंबर इंक्रीजेस फर्दर, अगर तुम मास नंबर को और भी बढ़ाते रहोगे देन क्या होता है द बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन शोज द ग्रेजुअल डिक्रीज and drops to the 7.6 million electron volt per nucleon। 7.6 में पहुंच गया देखो, जो कि यूरेनियम में पहुंच गया उसमें देख रहा है कि 7.6 में आ गया, मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया ड्रॉप कर गया। मतलब मास नंबर बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा ऐसा नहीं है, एक लेवल तक है। उसके बाद क्या होता है देखो इसमें लिखा हुआ है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सी जगह में लिखा हुआ है देखो ग्राफ में, और उसका बाद वो ड्रॉप होके चला गया यूरेनियम पर। और ये यूरेनियम जो है ये क्या था इसमें बाइंडिंग एनर्जी ड्रॉप हो गया क्योंकि इसका मास नंबर इतना ही ज्यादा हो गया तो इट इज हेवियर न्यूक्लियाई के लिए क्या होता है कम होता है इसका स्टेबिलिटी, इसका बाइंडिंग एनर्जी ड्रॉप कर गया क्योंकि हम लोग जानते हैं यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और बाइंडिंग एनर्जी ड्रॉप कर जाएगा। समझ में आ रहा है? बाकी लोग तुम लोग एनी प्रॉब्लम बताओ? सर 0.5 को और एक बार बोलिए ना। 0.5 जो देख रहा है कि मास नंबर जितना बढ़ रहा है हम लोग देख रहा है कि ग्रेजुअल इंक्रीज होता है ना, जब 8 से उठ रहा है 8 से जो जा रहा है 8 से ऑक्सीजन हीलियम लिथियम नाइट्रोजन ये जो जा रहा है इसमें मतलब क्या हो रहा है कि इसका बाइंड मास नंबर बढ़ने का साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ रहा है। बट क्या हो गया देखो जैसे तुम उसका बाद जब हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचने के बाद फिर देख रहा है जब तुम बढ़ा रहा है तो देख रहा है कि ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी। मतलब ये नहीं है हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि मास नंबर बढ़ाने से तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा। देखो ड्रॉप कर गया, फिर आयरन देखो पिक में चला गया था, आयरन का बाद फिर डिक्रीज होना शुरू कर दिया, ग्रेजुअली पहुंच गए यूरेनियम पर, उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डिक्रीज हो गया बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का साथ साथ मास नंबर बढ़ने का ज्यादा मास नंबर हो गया, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हेवी हो गया। सो क्या हो गया उसको बाइंडिंग एनर्जी कमती हो गया। हाँ ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूर्णिमा समझ गया सर। समझ गया सर। सो ये हो गया फीचर्स ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। नेक्स्ट विल गो टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है चलो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर देन द हेवियर न्यूक्लियाई। क्या बोला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हेवियर न्यूक्लियाई। तो इससे क्या पता चल रहा है जो हेवियर न्यूक्लियाई है वो क्या होता है लेस स्टेबल होता है। जो ज्यादा ही हेवियर हो गया सो क्या होता है लेस स्टेबल होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हेवियर न्यूक्लियाई देन मिडिल वंस। इसको देखो जो मैं गलती से काट दिया था, मिडिल वंस मतलब क्या होता है जो आयरन या तो मिडिल वंस है,
इससे जो हेवियर है, मिडिल वन से जो हेवियर है, जो कि आयरन बोलो, फिर मान लो आयोडीन बोलो, आयोडीन नहीं है, आयरन बोलो, सल्फर बोलो, दे आर द इन मिडिल पोजीशन। मिडिल वन से, मिडिल का जो देख रहे तुम, उससे बाइंडिंग एनर्जी अगर हेवियर हो जाएगा तो क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए क्या करता है, जब बाइंडिंग एनर्जी लेस स्टेबल हो जाता है तो हेवियर न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई पे, राइट? है कि नहीं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. So binding energy per nucleon changes from 7.6 to million electron volt 8.4। जैसे स्प्लिट हो गया हेवियर न्यूक्लियस जो है लाइक यूरेनियम, और स्प्लिट हो गया, छोटा वाला बन गया, तो उसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया। सो इसीलिए अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गया न्यूक्लियाई में, तब क्या होता है, वो लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देते हैं। एंड व्हाट हैपेंस इन द न्यूक्लियर फिशन, and which is the basis of the atom bomb? ठीक है, फिर क्या होता है देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियर। लाइटर न्यूक्लियाई पे क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर से स्मॉल होता है, दे आर लेस स्टेबल। तो इसीलिए क्या करता है, अगर बाइंडिंग एनर्जी लॉस स्मॉल होगा, छोटा होगा, तो उसको जोड़ना बहुत आसान है, जोड़ के हम नया एलिमेंट बना सकते हैं। तो जब दोनों लाइट न्यूक्लियर कंबाइन करोगे टू फॉर्म द हेवियर न्यूक्लियस, तो हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लेटर रिजल्ट रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब सिंपल बात है, दो लाइट न्यूक्लियर अगर तुम ज्वाइन करोगे, हायर बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगा पर न्यूक्लियन। दो न्यूक्लियस अगर तुम जो कि लाइट होता है उसको अगर तुम ज्वाइन करोगे तो मिलेगा कि उसमें रिलीज ऑफ एनर्जी होगा डेफिनेटली, दिस इज रिलीज ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन क्या होता है, लोअर बाइंडिंग एनर्जी है, ये दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या होता है, उसमें तुम हायर बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा, लेकिन उसमें रिलीज ऑफ हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन द न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है व्हिच इज द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन की डेफिनेटली तुम जोड़ने का लिए हिम्मत दिखाएगा, नहीं तो बड़ा वाला जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको तो जोड़ने के लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हाइड्रोजन छोटा है, उसको भी तुम ज्वाइन करने जाओगे, उसमें भी हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, वो हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं इसको। ठीक है, बताओ क्या तकलीफ? Yes, sir. हम्म, सर फॉर लाइट न्यूक्लियर और हेवी न्यूक्लियर दोनों का तो बाइंडिंग एनर्जी तो स्मॉल ही है, तो तुम ग्राफ देखो, पहले ग्राफ देखो, लाइट न्यूक्लियर का बाइंडिंग एनर्जी कहां पर है और हेवी का कहां पर है, देखो मिडिल वन से इससे तो ज्यादा होता है ना, ये हेवी तो छोड़ो, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी है विथ रेफरेंस टू हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको बाइंडिंग एनर्जी काफी ज्यादा है ना। तो मैं अगर दो हाइड्रोजन को जोड़ के हीलियम बनाऊंगा, बना सकता है, बाइंडिंग एनर्जी हायर हो जाएगा देन हाइड्रोजन, इज नॉट इट? यस सर। सो हीलियम बना दिया दो हाइड्रोजन को बना के, ये ट्राइटियम और डॉयटेरियम जोड़ देते हैं, जोड़ के जब बाइंडिंग है मैं हीलियम बना दूंगा, हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। ठीक है, तो इसको ही हम लोग कह रहे हैं कि ये हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, इसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। सो और क्या होता है, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ थोड़ा, हाँ हम आ रहा है 2 मिनट। तो ये हो गया, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जहां पर वो है कि रेडियो एक्टिव, पेज नंबर 13.13 में देखो, रेडियो एक्टिविटी।
What is radioactivity? It is a phenomena of the spontaneous disintegration of the nucleus. मतलब न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक एटम का न्यूक्लियस से जो एनर्जी कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियसली जो निकालते जा रहा है, दिस इज कॉल्ड अ डिसइंटीग्रेशन of the nucleus of an atom with the emission of one or more penetrating radiations like alpha particles, beta particles and gamma particles and gamma rays. alpha particles, beta particles और gamma rays निकालना शुरू हो जाता है जब कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेशन होते रहते हैं रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी वही होता है जो न्यूक्लियस ऑफ द एटम से स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेशन होता है और उसका साथ क्या होता है, एमिशन होता है वन और मोर पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, जिसमें वन और मोर पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होते रहते हैं लाइक अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज। ठीक है, सो जो न्यूक्लियस से ये होता है, जो न्यूक्लियस से ये होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। और ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव डीके कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेगा। और नेक्स्ट पेज में चला जाओ 13.15, 14 एंड 15 में देखो से प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज दिया हुआ है और इन कंपैरिजन द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्फा, बीटा एंड गामा रे। ये जो चार्टो पार्ट है दिखाई दे रहा है, प्रिया दिखाई दे रहा है 13 पॉइंट, उसमें जो है मार्क कर लो इसको, तुम लोग सबको बोल रहा है ये प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा, गामा रे जो है, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे जो है इसको मार्क करो। और कंपैरिजन 13.15 का देखो कंपैरिजन, ये जो पार्ट है इसको खुद से पढ़ो, 4 पॉइंट याद करो, 2 पॉइंट लिखना है। तुम लोग जानता है क्यों मैं 4 पॉइंट याद करने बोल रहा है और 2 पॉइंट लिखने के लिखना है, तो 4 पॉइंट क्यों याद करेगा तुम लोग जानते हैं और बोलने की जरूरत नहीं है। सो इतना तो पढ़ो इसको, जो छोटा छोटा लगता है, जितना छोटा तुम्हारा लग रहा है, तुम्हारा जितना सुविधा होता है उसका अनुसार तुम कोई भी 4 पॉइंट याद कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मैं रेडियोएक्टिव डीके और रेडियोएक्टिव डीके लॉ उसका ऊपर डिस्कस करूंगा।